हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th जीएसबी बोर्ड के अंदर सोशल साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो चैप्टर को समझने से पहले आपको एक बेसिक जो ये पूरा चैप्टर जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो एक स्टोरी जो उसका बेस है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टोरी जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर उस टाइम पे रोमन एम्पायर हुआ करता था और ये रोमन एम्पायर के ऊपर यहाँ ईस्ट साइड से यहाँ से इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग जो है वो अटैक करते हैं। तो ये जो रोमन एम्पायर है वो दो हिस्सों में बंट जाता है और उसमें उस टाइम पे ये जो यूरोपियन पीपल है जो यूरोप से इंडिया और एशिया के अंदर ट्रेड यानी कि व्यापार करने आते थे, तो वो एक जगह से आते थे जिस जगह को बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम इस्तांबुल भी कहते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो सेंट्रल एरिया हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था किसके, यूरोप और इंडिया के ट्रेड रूट के बीच में। लेकिन यहाँ से जिस तरह से हमले हुए तो इस हमलों के अंदर ये जो एम्पायर है वो पूरा दो हिस्सों में बढ़ जाता है और ये वेस्ट यूरोप एंड ईस्ट यूरोप इस तरह से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो ये जो ईस्ट यूरोप है वो तुर्क्स लोगों ने जीत लिया। किसने जीत लिया? तुर्क्स मुस्लिमों ने। तो इसकी वजह से अब वेस्ट वालों को ईस्ट साइड यानी कि इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए आने देंगे नहीं। तो ये पूरा सिलसिला इस चीज से शुरू होता है। अब उन लोगों को यहाँ से आगे का रूट बंद हो चुका है तो उनको एक नया सी रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ जो देश है जैसे कि स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया, तो यहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं और एक न्यू सी रूट भारत आने का फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर चार लोगों की स्टोरियां जुड़ी हुई है। एक सबसे पहले जो व्यक्ति यहाँ से निकलेगा और उसका नाम है, जो फर्स्ट पहला व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डायस। क्या नाम है? बार्थोलोम्यू डायस। बार्थोलोम्यू डायस यहाँ से निकलेंगे। यहाँ निकलते निकलते जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके लास्ट वाले हिस्से और इस लास्ट वाले हिस्से पे ये रुकते हैं और यहाँ से आगे जा पाते नहीं है। और फिर यहाँ से उनको कुछ ऐसे जहाज दिखते हैं जिस जहाज में पता चलता है कि यहाँ से अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जाए तो यहाँ ये इंडिया नाम का कॉन्टिनेंट आया हुआ है। अब ये लोग क्यों आना चाहते थे? तो यूरोपियन कंट्री जो है जो बहुत कोल्ड रीजन में बहुत ही ठंडी होती है वहां पे, तो वहां के लोग ज्यादातर नॉनवेज यानी कि जो नॉनवेज चीजें हैं उसके ऊपर लिव करते हैं। तो उन लोगों को वो चीज खाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्पाइसेस। तो उस स्पाइसेस की नीड उन लोगों को बहुत ज्यादा हुआ करती थी जो यूरोप में नहीं, इंडिया और इस साइड ज्यादा ग्रो होती थी। इस चीजों को लेके वो लोग थोड़े ज्यादा सीरियस हुआ करते थे और इसलिए वो लोग भारत आना चाहते थे। तो बार्थोलोम्यू डायस निकलता है लेकिन वो कहाँ पे रुक जाता है? अफ्रीका के लास्ट वाले हिस्से। और ये लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, यानी कि बार्थोलोम्यू डायस को रास्ता मिला नहीं। बार्थोलोम्यू डायस के बाद दूसरा एक व्यक्ति निकलेगा जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस यहां से निकलेगा लेकिन कैप ऑफ गुड होप यहां आके वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसको जाना चाहिए था ईस्ट डायरेक्शन में लेकिन वो गलती से चला जाता है वेस्ट डायरेक्शन में। और वेस्ट में जो हमारा साउथ अमेरिका है वहां नीचे बहुत सारे आइलैंड आए हुए हैं और उन आइलैंडों के ऊपर उसको ऐसा लगता है कि ये शायद इंडिया है। वहां के लोगों को देख के तो वो वहां पे रुक जाता है और फिर क्रिस्टोफर कोलंबस को पता चलता है कि ये इंडिया नहीं है, इंडिया तो ईस्ट में है। तो उसने उस आइलैंड का नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम दे दिया? वेस्ट इंडीज। अब क्रिस्टोफर कोलंबस अपना पूरा जीवन वहीं पे गुजारता है, वापस जा पाता नहीं है। और फिर उसके बाद एक व्यक्ति निकलेगा जो क्रिस्टोफर कोलंबस के पीछे निकलता है और उसका नाम था अमेरिगो वेस्पूची। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पूची। वो निकलता है और क्रिस्टोफर कोलंबस को फॉलो करते हुए यहाँ इस आइलैंडों पे पहुंचता है और फिर ये अमेरिगो वेस्पूची ने ही डिक्लेयर किया कि ये इंडिया नहीं है, इंडिया तो ईस्ट में आया हुआ है। और ये जो आइलैंड है वो नॉर्थ और साउथ, ऐसे जो दो अमेरिका है तो उसमें साउथ अमेरिका नाम का जो कॉन्टिनेंट है उसका हिस्सा है। तो अमेरिगो वेस्पूची के ऊपर से उस जगह का नाम अमेरिका रखा गया। वैसे तीन जन जिनकी नाकामयाबी देखने को मिलती है, जो लोग कामयाब होते नहीं है भारत आने के रास्ता ढूंढने के लिए। और फिर फाइनली फोर्थ एंड फाइनल जो व्यक्ति है जो एक कंट्री है पोर्टुगल, इस पोर्टुगल कंट्री से निकलेगा और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप फिर ऐसे होते हुए वो भारत में आता है और भारत के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कैलिकट और यहाँ पे उसको ट्रेड करने के व्यापार के लिए परमिशन मिल जाती है। यहाँ का एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था जामोरिन। क्या नाम था? जामोरिन। और जो व्यक्ति पोर्टुगल से निकला था, पोर्टुगल के लोगों को पोर्टुगीज कहा जाएगा, तो वो जो पोर्टुगीज व्यक्ति निकला था उसका नाम था
वास्को दे गामा। क्या नाम था? वास्को दे गामा। और इस तरह से फाइनली भारत आने का रास्ता, इंडिया का न्यू सी रूट किसने फाइंड किया? पोर्टुगीज वास्को दे गामा। चलो ये हमारी एक बेसिक स्टोरी थी। अगर ये आपको समझ आएगी तो आगे के चैप्टर की थियरी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये वो मैप है। चलो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, यानी कि सबसे पहले ये लोग जो है वो भारत के अंदर किस पर्पज से आए थे? तो शुरुआत में वो ट्रेड के पर्पज से आए थे, क्योंकि उनको व्यापार करना था। तो सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया जो है वो एंजॉय करता है इनकम्पेरेबल पोजीशन, यानी कि इसकी किसी भी देश के साथ कंपैरिजन कर सकते नहीं है। किस चीजों में? क्योंकि वर्ल्ड में इकोनॉमी, कल्चर और रिलीजियस इनहेरिटेंस इंडिया का बहुत ही अच्छा हुआ करता था ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब भारत इतना अमीर हुआ करता था इकोनॉमिकली, कल्चरल इनहेरिटेंस एंड पीपल ऑफ अ डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया, यानी कि भारत की इस अमीरी को देखते हुए बहुत सारे लोग दुनिया के जो भारत देश के अंदर आते हैं। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड। भारत की ऐसी कौन सी चीजें जो विदेशों के अंदर बहुत डिमांड हुआ करती थी? तो एक तो इंडियन स्पाइसेस, मुस्लिम एक टाइप ऑफ क्लोथ है, सिल्क क्लोथ, एंड इंडिगो एक सब्सटेंस होता है जो क्लोथ को डाई करने के लिए यूज होता है, उसको इंडिगो बोलते हैं। तो यूरोपियन कंट्री के अंदर इन चीजों की बहुत ही डिमांड हुआ करती थी, जो भारत के अंदर ही शायद ग्रो होती है, भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। तो इन चीजों को लेने के लिए यूरोपियन पीपल भारत में आना चाहते थे। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज कैरिड आउट थ्रू द लैंड एंड सी रूट। शुरुआत में यूरोप से जो व्यापार चलता था वो ऐसे जमीन मार्ग और बीच में जो समुद्र आता है, और इस तरह से वो लोग भारत आते थे। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ, कौन से ईयर में? 1453 में। 1453 में जो तुर्क्स है, उन तुर्क्स ने ये जो सेंट्रल हेडक्वार्टर जहां से व्यापार चलता था, ऐसे बीच वाली जगह जहां से भारत आ सकते थे, वो जीत लिया। और तुर्क्स मुस्लिम जो है वो अब यहाँ से यूरोपियन पीपल को आगे जाने देंगे नहीं। इसीलिए किस चीज की आवश्यकता हुई? नया सी रूट फाउंड करने की। तो सी रूट एंड सेंटर ऑफ दिस रूट, और उसका सेंटर हुआ करता था कॉन्स्टेंटिनोपल, या तो उसका दूसरा नाम क्या है? इस्तानबुल, यानी कि अभी का टर्की। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल किसने जीत लिया? तुर्किश मुस्लिमों ने। एंड सी रूट थ्रू द कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तानबुल क्लोज्ड एंड यूरोपियन सिंस दे कुड नॉट विदाउट स्पाइसेस एंड यूरोपियन फेल्ट कंपेल्ड एंड डिस्कवर अ न्यू सी रूट, यानी कि भारत आने का रास्ता जैसे ही बंद होता है तो यूरोप के लोग स्पाइसेस और भारत की ऐसी चीज है जिसकी डिमांड वहां पे ज्यादा हुआ करती थी, उन चीजों के बगैर वो लोग रह पाएंगे नहीं। और उन चीजों के बगैर वो नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? एक न्यू सी रूट फाउंड करना पड़ेगा। तो ये जो न्यू सी रूट फाउंड होने की जो प्रोसेस है उसको ज्योग्राफिकल डिस्कवरी कहते हैं। एक नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरी करनी पड़ेगी। और जो हमारी अभी हमने स्टोरी समझी थी कि पोर्टुगल से एक व्यक्ति निकलेगा, कैप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ आएगा? कैलिकट। और कैलिकट के अंदर कौन? तो पोर्टुगीज सेलर जिसका नाम था वास्को दे गामा। देखिए 1453 के अंदर तुर्क्स लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, और भारत आने का रास्ता कब मिलता है? 1498, यानी कि 45 ईयर्स जितना टाइम बीत जाता है तब जाके इनको ये रास्ता मिलता है। ठीक है, चलो अब ये व्यक्ति जिसका नाम था वास्को दे गामा, कहाँ का सेलर है? पोर्टुगीज सेलर है। वास्को दे गामा कौन है? तो सबसे पहले तो पोर्टुगीज सेलर है जिस व्यक्ति ने एक्सप्लोर किया था भारत आने का सी रूट। कब फाउंड किया? 1498 एडी। और कहाँ पे आया? तो पोर्टुगल से हमारे भारत देश के अंदर कहाँ पे आया? कैलिकट के अंदर आया। और कैलिकट के अंदर वो जो वेस्ट कोस्टल रीजन है वहां पे एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था जामोरिन। राजा का नाम क्या था? जामोरिन, सामुद्रिक या तो जामोरिन। और इस व्यक्ति ने यहाँ पे बोला कि हाँ आप व्यापार कर सकते हो। तो इस तरह से भारत आने का रास्ता कौन? वास्को दे गामा। और कहाँ पे आता है? कैलिकट। राजा का नाम था जामोरिन। कहाँ होते हुए आया था? तो कैप ऑफ गुड होप। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चीजें। चलो तो यहाँ पे भी आप थियरी देख सकते हैं। पोर्टुगीज सेलर वास्को दे गामा डिस्कवर सी रूट 1498 एडी और कैलिकट। नाउ अब पोर्टुगीज जैसे ही भारत आते हैं तो पोर्टुगीजों को देख देख के, उनका व्यापार देख देख के यूरोप के बाकी लोग जो है वो भी भारत आने की कोशिश करते हैं। तो पोर्टुगीज वर द फर्स्ट, पहले तो सबसे पहले भारत में आने वाले लोग वही थे जिनको हम पोर्टुगीज कहते हैं। इंडिया ट्रेड आफ्टर डिस्कवर द सी रूट इन इंडिया, एंड उनके बाद भी अप्रोक्स 100 जितना ईयर पोर्टुगीजों ने गुजार लिया था। अब पोर्टुगीज जो है वो इतना व्यापार करते थे, 100 सालों से व्यापार कर रहे थे, तो दूसरे लोगों को अलाउ कर रहे नहीं थे। फिर धीरे धीरे इन चीजों के अंदर बाकी लोग भी इन्वॉल्व हुए।
पोर्टुगीज जो है उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज उनके कब्जे में कर ली, जैसे कि दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का। और गोवा जो था वो उनका कैपिटल था। क्या था? कैपिटल। और गोवा के अंदर बहुत सारे हिंदुओं को उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के अंदर कन्वर्ट भी किया था, जो आप अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इनसे इंस्पायर्ड होके, यानी कि पोर्टुगीजों की सक्सेस देख के कौन आते हैं? डच। अब ये डच जो है वो प्रजाति कौन से देश की हुआ करती थी? हॉलैंड की हुआ करते थे। और डच के बाद आते हैं डेनिश। डेनिश कहाँ के थे? डेनमार्क। डेनमार्क नाम का एक कंट्री है जहाँ से डेनिश पीपल बिलोंग करते हैं। डेनिश को देख देख के और कौन आते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश या तो इनको हम क्या बोलेंगे? ब्रिटिश। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश। कहाँ से आएंगे ये लोग? इंग्लैंड से आएंगे। कहाँ से आएंगे? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। और उन्होंने डायरेक्ट नहीं आए, ब्रिटिशरों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया क्यों है? क्योंकि उन देशों की कंपैरिजन में हम कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। इसलिए इंडिया का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। कैरिड आउट द ट्रेड विद इंडिया। 1600 में ये कंपनी बनती है और उस कंपनी को किसने एस्टेब्लिश करवाई थी? क्वीन एलिजाबेथ। क्या नाम था? क्वीन एलिजाबेथ। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब भारत में जैसे ही कंपनी आती है, कंपनी का जो पहला जहाज शिप है वो चला के जो व्यक्ति आया था उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो जहाज चला के आते हैं। लेकिन परमिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कैरिड आउट द ट्रेड इन ईस्टर्न कंट्री। द फर्स्ट शिप अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कहाँ पे आता है? सूरत में। सूरत के आसपास जो डोमिनियन किसके कंट्रोल में हुआ करता था? पोर्टुगीजों के पास था। तो शुरुआत में उनको परमिशन मिलती नहीं है। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बड़ा व्यापार करने के लिए भारत में आए हैं, तो वापस तो नहीं चले जाएंगे। तो पहले उनको परमिशन नहीं मिली, लेकिन फिर परमिशन लेने के लिए वो वहां उस टाइम पे मुगल एम्परर था जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। तो मुगल एम्परर जहांगीर के पास परमिशन लेने जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यक्ति, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की परमिशन भारत में कौन देगा? जहांगीर। और उन्होंने फर्स्ट अपना फोर्ट जो है वो कहाँ पे बनाया? सूरत के अंदर, गुजरात का सूरत। पहले तो पोर्टुगीज फर्स्ट यूरोपियन पीपल थे जो भारत में आए थे। दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का, इन जगहों पे उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया था। पोर्टुगीज के बाद कौन आए? डच। कहाँ से थे? हॉलैंड। उनके बाद कौन आए? डेनिश। डेनिश बिलोंग करते थे फ्रॉम डेनमार्क। और फिर आते हैं ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश। उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनी? 1600 एडी में। किसने बनाई? क्वीन एलिजाबेथ। कहाँ पे? इंग्लैंड में। फर्स्ट शिप चला के कौन आए थे? विलियम हॉकिंस। पहले कहाँ पे रुके? सूरत में। सूरत में परमिशन मिली नहीं। फिर थोड़े टाइम के बाद फाइनली उनको परमिशन कौन देता है? मुगल एम्परर जिसका नाम था जहांगीर। चलो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है। अगर 8th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर आपने अच्छे से समझा हो तो ये चैप्टर 8 में भी आता ही था। एक्सपांशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड सेंटर, यानी कि अब वो लोग अपने ट्रेड सेंटर को क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ अ मराठा, अब भारत के अंदर उस टाइम पे सबसे पावरफुल बहुत सारे लोग हुआ करते थे। एक मैसूर भी एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, मराठा भी एक पावरफुल साम्राज्य हुआ करता था। तो इन साम्राज्यों के सामने अंग्रेज जो है वो टिक पाएंगे नहीं, लेकिन इन लोगों को एक्सपांशन करना था। तो मराठा इन द रीजन ऑफ द कंपनी सेंड डेंजर टू एग्जिस्टेंस, हेंस द मूव टुवर्ड द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन। अब शुरुआत में उनको भारत देश के अंदर यहाँ पे ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पे मराठा पीपल बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, और इन लोगों के डर की वजह से कंपनी कहाँ चली जाती है? साउथ ईस्ट साइड। वहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो डच सेटअप करते हैं मसूलीपट्टनम या तो मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज यानी अभी का चेन्नई, फोर्ट विलियम यानी अभी का कोलकाता, और मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे ये लोग 1687 के अंदर। तो इम्पोर्टेंट सेंटर तो मछलीपट्टनम डच लोगों का हुआ करता था, सेंट जॉर्ज जो चेन्नई, तो मुंबई हेडक्वार्टर बना, और फोर्ट विलियम जो कि एक कॉलोनी हुआ करती थी। फ्रेंच नाम की एक जो प्रजाति है, ये लोग भी कहाँ से आएंगे? यूरोपियन साइड से। तो फ्रेंच भी कॉपी करते हैं ब्रिटिशर को। इन्होंने कंपनी का नाम रखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1668 में आते हैं। और इन्होंने माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम, ये साउथ वाले जो ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे अपना कब्जा करते हैं और इन जगहों पे व्यापार करते हैं। 18th सेंचुरी में फ्रेंच कॉन्सिक्वेंटली बिजी हुआ करते थे।
अपना रूल एस्टेब्लिश करने में और इंटायर वर्ल्ड कॉन्करिंग मोर एंड मोर टेरिटरी। यूरोपियन पीपल चाहते हैं कि अब हम यूरोप के अंदर तो बहुत साम्राज्य हमारा बढ़ चुका है, अब हम यूरोप कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके अपना एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे ईस्ट साइड आते हैं, इंडिया और ईस्ट साइड। 1746 एंड 1763 देयर वर कर्नाटक वॉर। अब देखिए भारत के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि दीव, दमन, गोवा ये पोर्टुगीजों के पास हुआ करता था। यहाँ पे कोलकाता, बंगाल ये सब ब्रिटिशों के पास हुआ करता था। पुडुचेरी, माहे कराईकल ये फ्रेंच के पास हुआ करता था। अब जाते हैं यहाँ पे कर्नाटक वाले रीजन में, तो कर्नाटक जो है उस रीजन के ऊपर सब नजर डाल के बैठे थे, खास करके ब्रिटिश एंड फ्रेंच। इन लोगों के बीच में कर्नाटक वॉर होता है। इसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दस मेक इजी टू एक्सपांशन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, किसको लेके? कर्नाटक को लेके। तो कर्नाटक के और लिए ब्रिटिश और फ्रेंच सेवरल वॉर लड़ते हैं, लेकिन इस वॉर के अंदर फाइनली जीतते कौन है? ब्रिटिश जीतते हैं। तो अब जो फ्रेंच लोग हैं उनकी टेरिटरी लिमिटेड हो चुकी है। फ्रेंच लोगों को बोला आपको ये पुडुचेरी के आसपास के जो एरिया है वहीं पे व्यापार करना है, इससे आगे आपको बढ़ना नहीं है, तो उनका लिमिटेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो लोग हैं, जैसे कि हमने आगे बात की, तो पोर्टुगीज फर्स्ट अराइवल जो भारत में आते हैं, डिस्कवर करते हैं सी रूट, बहुत सारे सेवरल टेरिटरीज 100 ऑफ ईयर में उन्होंने जीत ली है। उनके बाद आते हैं डच, डेनिश, इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। पहला जो व्यक्ति था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कहाँ पे? सूरत के अंदर। परमिशन मिलती है मुगल एम्परर जिसका नाम था जहांगीर। ये वापस वही मैप आपको समझाया गया है, ये वाला एरिया पोर्टुगीजों के पास, यहाँ पे फ्रेंच, यहाँ पे ब्रिटिश। ठीक है, चलो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो आगे हमने समझी वही चीज यहाँ पे है। ये ईयर याद रखना आप सिर्फ कि सूरत में उन्होंने फर्स्ट सेंटर कोठी बनाई 1613 के अंदर। सूरत के बाद भरूच, फिर अहमदाबाद। किसकी बात हो रही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भारत के अंदर उन्होंने सूरत में कब फोर्ट बनाया था? 1613 में। चलो अब यहाँ से जो चीज़ें हमने आगे समझी थी, ब्रिटिश के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे समझा है। तो ब्रिटिश के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में माहे कराईकल, पुडुचेरी, चंद्रनगर एंड मछलीपट्टनम। 18th सेंचुरी के आसपास ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में कॉन्सिक्वेंटली क्या होने लगे? बीजी और टेरिटरियों के बीच में एक कर्नाटक वॉर होगा और फ्रेंच इस वॉर के अंदर हार जाते हैं और ब्रिटिश जीत जाते हैं। ठीक है, तो फिर फ्रेंच लोग जो है वो लिमिटेड बन जाते हैं। कर्नाटक वॉर का ईयर पूछे तो ये याद रखना 1746 एंड 63। चलो नेक्स्ट, अब ये एक स्टोरी है। देखो, बंगाल नाम का एक प्रोविंस है। क्या नाम है? बंगाल। ब्रिटिशर जो है उनको पता चल गया कि भी उस टाइम पे सबसे बड़ा और सबसे प्रॉस्पिरियस अगर कोई रीजन है तो वो कौन सा है? बंगाल। तो ब्रिटिशरों ने बंगाल के साथ शुरुआत में ट्रीटी साइन कर ली थी, समझौता कर लिया था, वहां पे उनको फ्री में ट्रेड करने के लिए दे दिया था। लेकिन जैसे ही वहां का एक नवाब मर जाता है और एक नया नवाब बनता है, न्यू नवाब जो बनेगा उसका नाम है सिराजुद्दौला। इसके पहले हुआ करता था फारूक शिया। अब जो सिराजुद्दौला है वो जैसे ही नवाब बनता है तो उसने अपना जो रूल है उसमें थोड़े से चेंजेस लाना सोचा और सब लोगों को डिक्लेयर किया कि आप अपने फोर्ट को फोर्टिफाई करने से पहले मेरे से परमिशन लोगे। ब्रिटिशर जो है वो उस टाइम पे एक कॉलोनी बना रहे थे जिसका नाम था फोर्ट विलियम। अभी का जो कोलकाता है उसका नाम था फोर्ट विलियम। तो अब ये जो सिराजुद्दौला है इसको पता चलता है कि फोर्ट विलियम जो है उसकी दीवारें बड़ी बनाई जा रही है, फोर्ट को फोर्टिफाई किया जा रहा है। लेकिन फोर्ट विलियम की परमिशन ब्रिटिशरों ने इसके पहले वाले रूलर से ली थी, फारूक सिया से। सिराजुद्दौला को पूछा नहीं। तो सिराजुद्दौला को आता है गुस्सा, वो अपनी आर्मी लेके कहाँ जाएगा? फोर्ट विलियम। यहाँ पे बहुत सारे सैनिकों को कैद करते हैं और फिर वहाँ पे एक ब्लैक होल ट्रेजेडी करके एक इवेंट हुआ था कि बहुत सारे लोगों की कमरे में कैद कर लिया जाता है। उस कमरे में सांस ले सके उतनी भी जगह नहीं हुआ करती होगी, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके कैद कर लिया। दूसरे दिन जो वो कमरा ओपन किया तो शायद कुछ लोग ही उसमें बचे थे। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी भी सिराजुद्दौला के टाइम पे हुई थी। अब सिराजुद्दौला ने क्या जीत लिया है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जीतने के बाद वहां पे उसने एक व्यक्ति को बिठाया जिसका नाम था मानेक चंद। क्या नाम था? मानेक चंद। अब ये फोर्ट विलियम को जैसे ही सिराजुद्दौला जीतता है, ये खबर किसको पता चलती है? ब्रिटिशरों को। ब्रिटिश उस टाइम पे बिजी हुआ करते थे मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास।
मद्रास यानी अभी का चेन्नई। तो मद्रास के अंदर ब्रिटिशरों को जैसे ही पता चलता है तो उन लोगों ने अपनी एक आर्मी बनाई और अपनी आर्मी का हेड बनाया रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि आप अभी के अभी कहाँ पे जाइए, फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम वापिस ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर कहाँ पे हुआ करते थे, मद्रास में। तो सिराजुद्दौला जैसे ही फोर्ट्रेस को जीतता है, ये न्यूज़ कहाँ जाती है, मद्रास। वहां से एक छोटी सी आर्मी लेके कौन निकलेगा, रॉबर्ट क्लाइव। जैसे रॉबर्ट क्लाइव निकलेगा तो फोर्ट विलियम के ऊपर सिराजुद्दौला नहीं होगा, क्योंकि वो तो चला गया है। वहां पे किसको, अपने ट्रस्टवर्थी यानी कि बहुत भरोसे वाला व्यक्ति मानिकचंद को बैठा के गया है। तो मानिकचंद जो है वो थोड़ा सा धोखेबाज निकला। मानिकचंद को अंग्रेजों ने ब्राइब दी। क्या दी, ब्राइब मतलब रिश्वत। जैसे ही मानिकचंद को पैसे मिल जाते हैं, ब्राइब मिल जाती है, वो फोर्ट विलियम सौंप देता है और बहुत सारी खुफिया इंफॉर्मेशन भी देता है कि अगर आपको सिराजुद्दौला को हराना हो तो आपको क्या करना है। सिराजुद्दौला के अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके राज्य में रहते हैं लेकिन उनको पसंद नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट है। तो आप एक षड्यंत्र बनाओ, उस षड्यंत्र के अंदर सिराजुद्दौला को फंसाओ और फिर इसको मार देना। लेकिन उसके लिए आपको एक उसका चीफ कमांडर है जो आर्मी का हेड, जिसका नाम है मीर जाफर, आप इसको अपने कब्जे में कर लो। इसके अलावा सेठ अमीचंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ऐसे 3-4 व्यक्ति हैं जो उसके अगेंस्ट ही रहते हैं। तो जैसे ये बात पता चलती है तो सिराजुद्दौला के राज्य के अंदर इन सब लोगों की मीटिंग होती है। इन लोगों को समझाया जाता है कि आप अगर हमें मदद करें तो हम सिराजुद्दौला को मार देंगे। और मीर जाफर को खास इसको एक ऑफर दी गई कि अगर सिराजुद्दौला को मार दिया तो हम आपको क्या बनाएंगे, नेक्स्ट नवाब। कहाँ का नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। तो नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बनने की किसको अपॉर्चुनिटी मिली, मीर जाफर को। एंड एज यू ऑल नो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ेगा। तो मीर जाफर रेडी हो गया है किसको धोखा देने के लिए, सिराजुद्दौला को। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने सब षड्यंत्र रचा लिया था। इसने डिक्लेयर किया कि अब सिराजुद्दौला को बोल दीजिए कि अब हम वॉर करेंगे, आपके साथ बैटल करेंगे। तो अब जो बैटल होने वाली है रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच में, उसी को बोला जाता है बैटल ऑफ प्लेसी। ये बैटल ऑफ प्लेसी कैसे नाम आया गया, तो उस जगह का नाम, जो गांव है उस गांव का नाम ही प्लेसी हुआ करता था। वैसे प्लेसी नहीं हुआ करता था, उसका नाम पलास हुआ करता था, क्योंकि वहां पे एक प्रकार के ट्री होते हैं पलास, और उसके फ्लावर जिसको हम केसुड़ा बोलते हैं, केसुड़ा, केसुड़ा के फ्लावर जो हम होली के कलर में यूज करते हैं। तो इसके ऊपर से ये पलास नाम के ट्री के ऊपर से उस गांव का नाम पलास था। लेकिन अंग्रेज उसे पलास पलास नहीं बोला जाता था, वो पलास को पलासी पलासी करते थे। इसलिए इस बैटल फील्ड का नाम भी क्या हो गया, पलासी, और इस बैटल का नाम बैटल ऑफ प्लासी हो गया। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में है, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ऑब्वियसली कौन जीतने वाला है, रॉबर्ट क्लाइव। क्यों, क्योंकि चीफ कमांडर, मेन आर्मी का हेड ही बिक गया है। तो ये वॉर जो है वो होता है 23 जून 1757। भारत का पहला ऐसा युद्ध जिस युद्ध के बाद ब्रिटिशर सब युद्ध जीतते हैं और भारत के अंदर अपना रूल जमाते हैं। शायद ये ऐसा युद्ध है, इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस आया कि हम भारत के अंदर सिर्फ ट्रेड नहीं रूल भी कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल कह ही सकते हैं हम इसको। तो 23 जून 1757 को क्या होता है, बैटल ऑफ प्लेसी। कहाँ पे, तो बैटल फील्ड का नाम है प्लेसी, जो सिचुएटेड है 38 किलोमीटर किसके नजदीक, मुर्शिदाबाद, जो आया हुआ है बंगाल में। कहाँ आया हुआ है, बंगाल में। और जैसे ये बैटल होती है, एज यू ऑल नो कि सिराजुद्दौला कैप्चर होगा, सिराजुद्दौला को मार दिया जाएगा और नेक्स्ट नवाब किसको बनाया गया, नवाब मीर जाफर को। अब मीर जाफर जैसे ही नवाब बनता है तो उसने खुश होकर कंपनी को फ्री होल्ड ओवर 24 परगहान। परगहान का मतलब होता है प्रोविंस, एरिया। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो कि ये पूरा बंगाल है, तो बंगाल ऐसे बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड होगा, तो उसके जो स्मॉल यूनिट्स हैं उसको परगहान बोलेंगे, काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तालुका अभी जैसे है। तो ऐसे 24 परगहान किसने, मीर जाफर ने किसको दिए, कंपनी को, कि जाओ यहाँ पे फ्री में ट्रेड करो, यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो कंपनी भी थोड़ा ऐसे कि ठीक है भाई, तो नवाब है तो कुछ भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लान मीर जाफर क्या बनता है, सिराजुद्दौला को मारने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बनाया, मीर जाफर को नवाब बनाया। और जैसे ही वो नवाब बनता है तो कितने 24 परगन सौंप देता है। अब मीर जाफर नवाब है, लेकिन मीर जाफर के बाद मीर जाफर का एक सन इन लॉ, दामाद है, जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। अंग्रेजों को लगा कि यार अब मीर जाफर
को हटा के एक नया नवाब बनाना चाहिए, और वो जो नया नवाब है वो कौन? मीर कासिम है। मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जैसे मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है इसके तेवर कुछ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये भाई सब पावर को उतना होल्ड कर पाए नहीं। अंग्रेजों की कोई बात मानेगा नहीं। अंग्रेजों को आया गुस्सा कि भाई हमने तुझे नवाब बनाया, हम अपना व्यापार अच्छा करने के लिए तुझे नवाब बना रहे, तू हमारी ही बात नहीं मानेगा। तो मीर कासिम को मारने का षड्यंत्र हुआ, लेकिन ये भाई साहब कुछ भी करके वहां से भाग जाते हैं और फिर अपने दो दोस्तों को मिलते हैं। एक नवाब ऑफ अवध, नाम यहाँ नहीं दिया है लेकिन आप याद रखना, अवध के नवाब का नाम था शुजा उद दौला। क्या नाम था? शुजा उद दौला। अवध के नवाब के बाद दूसरा उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था मुगल एम्परर, उसका नाम हुआ करता था शाह आलम। कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का। तो अब मीर कासिम जो है वो कितने दोस्तों को मिलता है? दो। एक सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, शाह आलम मुगल एम्परर। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई अब तो इनको सबक सिखाना पड़ेगा, अंग्रेजों को हम मारेंगे, बहुत मारेंगे। जब तक मीर कासिम नहीं है तब तक वापिस नवाब कौन बनेगा? इसके ससुर यानी कि मीर जाफर। और ये मीर जाफर है वो थोड़ी टाइम तक नवाब रहेंगे, और फिर ये तीनों ने मिलकर अपनी एक आर्मी बनाई। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आर्मी 50,000 सोल्जर हुआ करते थे। सामने ब्रिटिशरों को अपॉर्चुनिटी मिली वापस लड़ने की कि एक साथ तीनों को हराना पड़ेगा। उन्होंने भी अपनी आर्मी बनाई, लेकिन उनकी आर्मी में 7072 जितने सोल्जर हुए, और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में होने वाली है? एक साइड 3 अलाइंड रूलर है, सामने ब्रिटिश कंपनी है, और कंपनी के अंदर जो उनका लीडर होगा वो होगा मेजर मुंड्रो। कौन होगा? मेजर मुंड्रो। तो मीर कासिम जो नवाब था बंगाल का, वो अपने दो दोस्तों को मिलकर एक बैटल करने वाला है, और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। जैसे ही बैटल होती है, इस बैटल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशरों ने कैनन और वेपन यूज किए थे मॉडर्न, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर ये तीनों लोग हारते हैं। और जैसे ही तीनों लोग हारेंगे तो तीनों के साम्राज्य ब्रिटिश कंपनी को देने पड़ेंगे। तो ब्रिटिश कंपनी के पास अब दीवानी राइट्स आए हैं। कितनी जगहों के? 3, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो 1764 में अंग्रेजों के पास क्या आया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक दिमाग लगाया कि हम अब से ड्यूअल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विमुखी शासन। द्विमुखी शासन। अब द्विमुखी मतलब क्या? तो हम खुद रूलर नहीं बनेंगे, हम एक व्यक्ति को बिठाएंगे, उसके साथ समझौता कर लेंगे और उसको बोलेंगे कि हम तुझे आर्मी देंगे, तुझे सब कुछ देंगे, तुझे उसके बदले में पैसे देने हैं, और साम्राज्य का राजा तू कहलाएगा, लेकिन जैसा हम कहेंगे वैसा तू करेगा। तो पूछा जाए कि ड्यूअल सिस्टम या तो द्विमुखी शासन जो है वो कौन सी बैटल के बाद? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। कितने एरिया जीते? 3, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर के बाद अब कंपनी जो है वो हो सके उतना एक्सपांशन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसे जैसे जीतते जा रहे थे मोटिवेशन बढ़ता जा रहा था। तो कंपनी ने अब भारत के अंदर एक नया एक्ट लाया, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 के अंदर। उस रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल होगा, और जो बंगाल का गवर्नर होगा उसी को पूरे भारत का क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल, क्योंकि मेन जगह तो उनकी यही है। तो गवर्नर जनरल पहला अगर कोई भारत में आया तो उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। एक मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, बहुत आईएमपी टॉपिक कह सकते हैं नेम। एक मार्क्स में पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या आएगा? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जैसे ही भारत में गवर्नर जनरल बनता है तो उस टाइम पे ही फर्स्ट मराठा हुआ और सेकंड मैसूर हुआ। हैदर अली के साथ हुआ करता था। हैदर अली मैसूर का राजा हुआ करता था। हैदर, आपको ना पता हो तो वापस एक चीज बता दूं कि उस टाइम पे सबसे बड़ा साम्राज्य साउथ में मैसूर था। मैसूर के ऊपर 4 हमले हुए हैं, 1, 2, 3, 4। पहले 2 वॉर जो है वो उस साम्राज्य का जो लीडर जिसका नाम था हैदर अली, पहले में कोई जीतता नहीं है, समझौता हो जाता है। दूसरे में हैदर अली मरता है लेकिन वॉर कंटिन्यू रहता है। फिर हैदर अली का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा भी है टीपू सुल्तान, जिसको एक टाइटल मिला था
वैसे मैं इसको एक स्टोरी के साथ जोड़ता हूँ कि भाई शायद टीपू जब छोटा होता है तो उसका नाम टीपू रख दिया है, लेकिन अब टीपू बड़ा हो चुका है तो उसके दरबार में आता होगा तो सब उसकी मजाक उड़ाते होंगे कि टीपू आया टीपू आया। तो टीपू ने कंप्लेन कर दी पापा को कि हैदर अली को कि ये सब लोग चिढ़ाते हैं मेरे को, स्कूल में भी सब चिढ़ाते हैं। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन सबको बुलाया होगा कि भाई आज से टीपू को कोई टीपू कहेगा नहीं, टीपू क्या है, टाइगर। क्या है, टाइगर। सब लोग हंसने लगेंगे, ये तो क्या बात है, एनिमल का नाम दे दिया। तो बोले ऐसा वैसा टाइगर नहीं, कहाँ का टाइगर है, मैसूर का, तो टाइगर ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। जो तीसरा और चौथा वॉर लड़ता है ब्रिटिशरों के सामने, तीसरे में टीपू सुल्तान को बहुत हैवी लॉस होता है और चौथे में तो बेचारा मर ही जाता है और मैसूर फिर अंग्रेजों के साम्राज्य में जुड़ जाता है। लेकिन अंग्रेज एज यू ऑल नो खुद रूल नहीं करेंगे, वडियार वडियार डायनेस्टी को सौंप देते हैं और इस तरह से मैसूर उनके कब्जे में हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज करती है, हैड फेस्ड बोथ पावर एंड सिमिलटेनियसली। अब जैसे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, दूसरा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आया, जिसके टाइम पे जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के बाद आया, जिसके टाइम पे ही इसके टेन्योर में थर्ड मैसूर वॉर लड़ा जा रहा है और टीपू सुल्तान फेमसली नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर एंड कंपनी हैड ज्वाइन विद द मराठा। यानी कि देखो, मैसूर टीपू सुल्तान को हराने के लिए उन्होंने मराठाओं से हाथ मिलाया और निज़ाम की भी मदद ली थी। दोनों को मिलके टीपू सुल्तान के सामने लड़ना पड़ा और टीपू सुल्तान बेचारा इन तीनों की कंबाइंड फोर्स के सामने लड़ पाया नहीं और फिर एक्सेप्ट कर लेता है हार को। शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के पास ट्रीटी लेके भी गए थे, लेकिन टीपू तो टीपू था, यानी कि टाइगर था, उसने ट्रीटी साइन की होगी नहीं। अब गवर्नर जनरल नया कॉर्नवालिस के बाद कौन आया, सर जॉन शॉ। ये सर जॉन शॉ जो है वो रेजिड पॉलिसी, यानी कि कोई भी बात मानता नहीं था, खुद की ही मनमानी चलाता था। इसने एडॉप्ट की ईस्ट इंडिया कंपनी की फेम जो है उस टाइम पे डिक्लाइन हुई, यानी कि कंपनी का नाम थोड़ा बदनाम हुआ क्योंकि ये भाई सब किसी की सुनते नहीं थे। फिर उस टाइम पे मराठा बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, तो सर जॉन शॉर को हटाया और नया गवर्नर जनरल आया। इसको बोला कि भाई जा कुछ भी कर और कंपनी का नाम वापस रोशन कर। तो अब आया है वेलेस्ली। वेलेस्ली जो सन जॉर्ज शॉ के बाद आया आफ्टर, और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कंपनी को क्या बनाने की, सुप्रीम, और बना भी दी क्योंकि वेलेस्ली ने एडॉप्ट की एक पॉलिसी जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। एक योजना है सब्सिडरी अलायंस, आगे हम समझेंगे। एंड सिस्टम द स्टेट एडॉप्टेड अंडर दिस एज फॉलो, यानी कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझ रहे हैं कि ये सब्सिडरी अलायंस थी क्या। तो देखो, सब्सिडरी अलायंस के अंदर कुछ शर्तें थी। जैसे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, सभी साम्राज्य डरते थे कि हमारे ऊपर कोई हमला ना करे। छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उनको बड़े साम्राज्य को डर हुआ करता था कि ये लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हमारा क्या। तो अंग्रेजों ने एक योजना बनाई, क्या बोला, देखो इतनी शर्तें हैं उसकी। पहला तो जिस राज्य को ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करनी हो, तो जिस राज्य ने एक्सेप्ट की, हम उसको वेल ट्रेन आर्मी देंगे, यानी कि आपको सोल्जर की दिक्कत ही नहीं, सब सैनिक हमारे होंगे, वो लड़ेंगे और वेल ट्रेन होंगे, ऐसे वैसे भी नहीं, वेल ट्रेन। लेकिन आपको किसी भी राज्य के इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक होंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी शर्त क्या थी, लेकिन आपको हमें, जिस किसी ने भी ये एक्सेप्ट किया तो उसके रिटर्न में आपको हमें कुछ इक्विवेलेंट इनकम देनी है उस प्रोविंसेस की। जैसे कि आपके राज्य ने एक्सेप्ट की सब्सिडरी अलायंस, हम आपको सोल्जर देंगे, तो सोल्जर मुफ्त में तो आते नहीं है, आपको अपनी कुछ प्रोविंस की इनकम देनी पड़ेगी जिससे हम उनका गुजारा कर सकें। पहली शर्त वेल ट्रेन सोल्जर देंगे, दूसरी शर्त उसके बदले में इनकम देनी पड़ेगी कुछ प्रोविंस की, और तीसरी शर्त आपको कंपनी की परमिशन के बगैर किसी के भी साथ ट्रीटी साइन नहीं करनी है और किसी भी साम्राज्य के साथ वॉर भी करना नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि हम मदद करेंगे लेकिन हमारे पूछे बगैर कुछ करना नहीं है, ऐसी वाली बात है। एंड देयर विल बी अ इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा आपके राज्य की सभी इंफॉर्मेशन अंग्रेजों के पास रहेगी। कैसे, तो आपके राज्य स्टेट असेंबली जो दरबार होता है जहां राजा बैठता है, उसके अंदर हमारा एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, यानी आप क्या बातें कर रहे हो, क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही है, वो सब हमें बता रहेगी। एंड लास्ट में कोई भी फॉरेनर को आपको एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपके राज्य में हमारे अलावा कोई फॉरेनर काम करने चाहिए नहीं। तो इतनी शर्तें हुआ करती थी सब्सिडरी अलायंस की। वैसे देखने जाए तो ये योजना है जिसके अंदर बहुत सारे राजा बेचारे फंस गए थे, जैसे निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़ और
होकर, बोलसेल, सिंधिया, ये सब साम्राज्य जो है, वैसे देखने जाए तो ये सब, ये 3 और ये मराठा साम्राज्य थे, फिर ये मैसूर था, ये अवध, ये निजाम, इन सब लोगों ने, विचारों ने ये एक्सेप्ट की और इसके अंदर फंस गए। इसको स्वीट पॉइजन कहा गया है। क्या कहा गया है? मीठा जहर। इस सिस्टम को मीठा जहर कहा गया है, यानी कि लगता है मीठा लेकिन एक जहर है, एक दिन हमें मार देगा। एंड ये योजना किसने? वेलेस्ली, जिसने बहुत सारे प्रोविंस को एनेक्स किया। एनेक्स मतलब अपने राज्य के अंदर ऐड करना, एंड एक्सपांड किया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल। अब गवर्नर जनरल वेलेस्ली जो है, उसने पहले तो पूछा था टीपू को कि भाई टीपू सुल्तान, तुझे एक्सेप्ट करनी है सब्सिडियरी अलायंस, लेकिन टीपू सुल्तान तो टीपू सुल्तान था, उसने रिफ्यूज कर दिया कि सब्सिडियरी अलायंस तो आज भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर कंपनी अलायंस होके किसकी मदद से? निजाम और मराठा के मदद से मैसूर के ऊपर अटैक करेगी। 1799 में टीपू सुल्तान को बेचारे को हार के मार दिया जाता है और ब्रिटिशर ले लेते हैं पूरा मैसूर। वेलेस्ली जो है उसके बाद हेस्टिंग गवर्नर जनरल के तौर पे आता है, और हेस्टिंग ने भी नेपाल के ऊपर वॉर किया था, और नेपाल के अंदर उसने बहुत सारे गुरखाओं को, आज भी आर्मी के अंदर एक गुरखा रेजिमेंट चलती है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ऐसे गुरखा रेजिमेंट चलती है, तो वो गुरखाओं को ज्वाइन कराया नेपाल के अंदर आर्मी के अंदर। और ये जो हेस्टिंग है, उसी के टाइम पे लड़ाई हो रही थी पिंडहार के साथ, और कंट्रोल किया ये जगह। और थर्ड मराठा वॉर सुप्रीम मसीह किसकी? कंपनी की एस्टेब्लिश हुई। मराठा वॉर आपको पता हो तो बता दूं, मराठा साम्राज्य के ऊपर 3 वॉर हुए थे। पहले वॉर में दोनों इक्वल टेरिटरी जीतते हैं, इसलिए एक साइन होती है ट्रीटी जिसका नाम था सालबाई ट्रीटी। दूसरे वॉर के अंदर मराठाओं के 3 टेरिटरी जीत लेते हैं, दिल्ली, आगरा और उड़ीसा, ये ब्रिटिश कंपनी जीत लेती है। और तीसरे मराठा वॉर के अंदर तो पूरी तरह से पूरा साम्राज्य छीन लेते हैं, और फिर उनका एक पुणे के अंदर एक सुप्रीम मिनिस्टर बैठेगा, जिसको वो लोग क्या बोलते थे? पेशवा। क्या बोलते थे? पेशवा। तो पेशवा पहले हेडक्वार्टर पुणे रहता था, लेकिन पुणे को हटा के उन्होंने कहाँ भेज दिया बेचारे को? बिठूर। और बिठूर में एक जो कानपुर के अंदर आया हुआ है बिठूर, कानपुर में बिठूर में रहेगा और उसको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। तो इस तरह से मराठा वॉर भी 3 जुड़े हुए हैं। अब कंपनी का एक नया गवर्नर जनरल है जिसका नाम है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को लिबरल गवर्नर जनरल कहा गया है। क्या कहा गया है? लिबरल। पूछने लायक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नर जनरल में अलग कोई पर्सनालिटी नहीं थी, ये भाई साहब लिबरल थे, यानी कि कोई मगजमारी नहीं, ज़्यादा कोई लोगों को परेशानी नहीं कर रहा था। इम्पार्शलिस्ट पॉलिसी जो इसके पहले जितनी भी हुई, इस जिससे लोग डिससेटिस्फाइड थे, उसकी कंपेरिजन में ये गवर्नर जनरल अच्छा है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम थोड़ा अच्छा हुआ। लेकिन फिर वापस एक और व्यक्ति आता है, डलहौसी, 1848 के अंदर, और ये तो बहुत ही पायरांस इम्पार्शलिस्ट हुआ करता था। इसने भी एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम है एनेक्सेशन पॉलिसी। जैसे हम ये पढ़ेंगे कि डलहौसी की कौन सी पॉलिसी? एनेक्सेशन पॉलिसी। कोई भी राज्य को अलग अलग रीजनों के थ्रू ब्रिटिश कंपनी या तो जो ब्रिटिश रूल है उसके अंदर ऐड करवाना। उसने बहुत सारे रीजन दिए, जैसे कि एनेक्स करना कैसे? वॉर, यानी कि इस देश के ऊपर तो सीधा हमला ही कर देना है, वॉर करो, हराओ और अपने अंदर ले लो। जैसे कि पंजाब, जो लोअर बर्मा अभी का म्यांमार है, उसका नाम बर्मा था, तो ये पेगू नाम का एरिया। दूसरा, एनेक्स करो उस राज्यों को, किंग डाई विदाउट देयर हायर, यानी कि अगर किसी राजा का मृत्यु होता है, देयर हायर मतलब विदाउट सन, उसका कोई बेटा नहीं है, तो उस राज्य को हम ब्रिटिशरों का मान लेंगे। जैसे सतारा, जैतपुर, संबालपुर, उदयपुर, झांसी, भागत और नागपुर, ऐसे एरिया। फिर प्री टैक्स मिसमैनेजमेंट, यानी कि उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करना आता नहीं है, जैसे कि अवध, कि आप शांति से बैठो, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। दूसरा, डेब्ट कलेक्शन, कोई ऐसा राज्य जो कर्जे में चला चुका है, तो जैसे कि निजाम जो अरवल प्रोविंस है वो उन्होंने कब्जा कर लिया। और लास्ट में नेम शेक रूल, यानी कि जहाँ कोई ऐसा पावरफुल रूलर है ही नहीं, नाम का ही रूलर है, तो जैसे कि कर्नाटक और तांजौर, ये सब जो है वो किसका? एनेक्सेशन पॉलिसी का हिस्सा है। किसने बनाई थी? डलहौसी ने। तो डलहौसी पहले तो इम्पार्शलिस्ट हुआ करता था। इसको रिफॉर्मिस्ट कहा गया है। रिफॉर्मिस्ट का मतलब है जिसके टाइम पे अच्छे अच्छे सुधार हुए, रिफॉर्म हुए। सबसे पहले तो मुंबई से लेके थाने फर्स्ट 1853 में रेलवे लाइन आती है। क्या आती है? रेलवे लाइन। भारत के अंदर
रेलवे ब्रिटिशरों ने ही लाई थी, उनके फायदे के लिए लाई थी। और ये पहली रेलवे जो लाइन है वो मुंबई टू थाने के बीच में लगाई गई थी 1853 में, किसके टाइम पे आई थी, डलहौसी। दूसरा, वायरलेस सिस्टम इंडिया से इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट हुआ। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये मोस्ट आईएमपी हो जाएगा, पूछा जाएगा कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो आंसर आएगा डलहौसी। और इंग्लिश एजुकेशन इसके टेन्योर में, ध्यान से सुनेंगे, आगे एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड मैकॉले। क्या नाम है? इंग्लिश एजुकेशन ये जब गवर्नर जनरल था तब बना, इसने स्टार्ट कराया ऐसा नहीं, डलहौसी के टेन्योर में। लेकिन डलहौसी ने स्टार्ट नहीं कराया, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कराने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मैकॉले को। किसको? लॉर्ड मैकॉले को, ठीक है। और 100 ईयर्स स्पेन के बाद बैटल ऑफ प्लेसी 1757, 100 ईयर कब खत्म हो गई? 1857 को। बोथ एक्सपांड बट द प्रोसेस दे हैड फेस्ड डिससैटिस्फैक्शन। इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट वॉर करते हैं 1857 का इंडिपेंडेंट वॉर, फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट वॉर, लेकिन इसके अंदर हम क्या होते हैं? हार जाते हैं। चलो, अब उस टाइम पे भारत के अंदर कंपनी की दो इम्पैक्ट पड़ेंगे हम, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दूसरी सोशल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक मतलब जिसमें कहीं ना कहीं पैसे जुड़े होंगे। तो 100 ईयर जैसे ही कंपनी के खत्म हुए थे तो कंपनी जो है उसमें बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म हो रहे थे जिससे कंपनी को ही फायदा हो रहा था। तो भारत के लोगों को, यानी हमें रियलाइज हो चुका था इंडियनों को कि ये अवेलेबल पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर, जो भी प्रीवियस सेंचुरी के अंदर, एंड मेनली कंट्री दैट प्रोड्यूस अ रॉ मटेरियल। उन्होंने क्या किया? भारत को एक रॉ मटेरियल बनाने वाला देश बना दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएंगे कहाँ पे? इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चीजें बनाएंगे और वही चीज हमारे मार्केट में बेचेंगे। और जिससे क्या होने लगा? भारत की चीजें बनना कम होने लगी, क्योंकि हमारा सामान उतना बिकेगा नहीं। दूसरा, हमारे सामान के ऊपर टैक्स हुआ करता था, उनके ऊपर टैक्स हुआ करता नहीं था। और बंगाल जो है वो सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, क्या एक्सपोर्ट करता था? कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, जूट, शुगर, मुस्लिन एक क्लॉथ होता है। लेकिन ड्यूअल पावर जब से आई उसके बाद ये जो ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो पूरी तरह से क्या हो रही है? फेडेड, खत्म हो चुकी है। क्योंकि ड्यूअल पावर सिस्टम चल रही थी, द्विमुखी शासन चल रहा था। फर्स्ट टाइम बंगाल whereby the power of collection revenue was the British while responsibility of the people welfare was the नवाब। यानी कि यहाँ पे दो सिस्टम चल रहे थे कि टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये किसके कब्जे में था? ब्रिटिशरों का। लेकिन लोगों का भला करना, वेलफेयर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके माथे पे थी? नवाब के। हालांकि नवाब की पोजीशन क्या थी? विदाउट पावर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और ब्रिटिश कैसे थे? विथ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि यहाँ पे बेचारा नवाब कुछ काम कर सकता नहीं था। तो ब्रिटिश गॉट अ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नवाब हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट उसके पास कोई पावर नहीं है। तो ये सब्सिडरी अलायंस का ही हिस्सा था, जिसको कह सकते हैं कि बंगाल को र्यून किया और पूरी तरह से इकोनॉमिकली खत्म कर दिया। अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन उस टाइम पे हुआ करता था। पीजेंट्स यानी कि पुअर फार्मर क्या बन रहे थे? डेप्टर, बहुत कर्जदार बन रहे थे हमारे फार्मर। गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट अनफेयर टैक्सेस, वो कैसे टैक्स अनफेयर हुआ करते थे? इंडिया की क्लॉथ इंडस्ट्री एंड दे अडॉप्टेड वेरियस डिसीटफुल प्रैक्टिस, अलग अलग प्रकार के योजना लाते थे जिससे कहीं ना कहीं प्रोस्पेरियस इंडिया जो है, हमारी इंडस्ट्री ये कंप्लीटली क्या हो चुकी थी? कोलैप्स। सिंपल चीज है, वो हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स डालेंगे जिससे हमारी चीजें महंगी होंगी, उनके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं होंगे जिसकी वजह से उनकी चीजें महंगी नहीं होंगी। और इंडिया के आर्टिस्ट जो हाथों से चीजें बनाते थे, लेकिन अब वो चीजें सेल नहीं हो रही है, बिक नहीं रही, तो बेचारे आगे का काम करेंगे नहीं और कैसे बनते जाते थे? पुअर एज वेल एज अनएम्प्लॉयड। कंपनी के ट्रेडर फोर्स करते थे बहुत सारे वीवर, बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे वीवर हुआ करते थे जो एक स्किल है जो सबको आती नहीं है, तो उनके वीवरों को कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया करते थे कि आपको एक डिफाइनाइट क्वांटिटी का क्लोथ्स हमें शॉर्ट पीरियड में बना के देने हैं। और अगर वीवर रिफ्यूज करता है कि सॉरी हम ये काम करेंगे नहीं, तो उन बेचारों को मारते थे, जेल में डाल देते थे। तो बहुत अत्याचार हुआ। एंड बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी, जब कंपनी नहीं आई थी तब हमारे जो इंडिया के गांव हैं वो सेल्फ रियलाइज्ड, आत्मनिर्भर और प्रॉस्पेरियस हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही कंपनी आती है, कंपनी का रोल शुरू होता है, हम उन चीज़ों पे डिपेंडेंट और कैसे बन जाते हैं? पुअर बन जाते हैं। और ड्यूरिंग द रूल द ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो अच्छी चीज़ें, रेलवे स्टार्ट हुई मुंबई से थाने के बीच में। दूसरा, स्ट्रीमर स्टार्ट हुए, जहाज, किसके बीच में? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में।
तो डेवलपमेंट भी हुआ थोड़ा थोड़ा, और कुछ पोर्ट डेवलप हुए जैसे कि मुंबई, मद्रास और कोलकाता। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म थे। दूसरा सोशल इम्पैक्ट। इकोनॉमिकली इम्पैक्ट तो समझ आ गया कि सर उसमें तो हमें नुकसान ही हुआ है। सामाजिक रूप से हमें क्या फायदा या नुकसान हुआ है? तो कुछ फायदा भी हुआ है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पीच थ्रू द डेवलपमेंट अमंग द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। यानी कि भारत के अंदर पहले उतना अवेयरनेस, उतनी चीजें नहीं पता चलती थी लोगों को, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, फिर न्यूज़पेपर आए, तो न्यूज़पेपर से लोग जो है उनको पता चला फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी एंड कटिंग द रॉन्ग सोशल सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम राइट्स एंड रिचुअल्स प्रिवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे कुरिवाज भी चलते थे, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, और इन सबको बंद कराने के पीछे भारत के राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बैराम जी, मलबारी, ये सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये लोग रूलर तो है नहीं, तो इसकी वजह से उस टाइम पे इन लोगों ने किसकी मदद ली? ब्रिटिशरों की। और ब्रिटिशरों से क्या पास करवाया? लॉ, ऐसे कानून बनवाए, और ये कानून भारत के समाज के लिए अच्छे साबित हुए। तो ब्रिटिशरों ने हमें हेल्प भी की है, ऐसा कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बात करें तो एग्लिसाइडेड देयर वर डिमांड फॉर द पीपल विद द नॉलेज। उस टाइम पे उन लोगों को पता चला कि भाई भारत के लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम उन लोगों को हम हमारे यहाँ पे जॉब में रखेंगे जिनको क्या आता होगा? इंग्लिश। तो इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कराने का श्रेय, मैंने आगे समझाया था आपको, किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड मैकॉले ने। एंड ओवर द रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने रिकमेंड किया कि पढ़ाई लिखाई के लिए यूनिवर्सिटी बनाओ, तो 3 जगहों पे यूनिवर्सिटी बनेगी। कौन सी? मुंबई, मद्रास और कोलकाता। A whole class of a people with the knowledge of English develop become because of the English education। यानी कि एक अच्छा क्लास मिला हमें जिनको एजुकेशन आता है। एंड विद द पैसेज ऑफ अ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ग्रुप मेड अ डिमांड फॉर द सोशल रिफॉर्म। हमने हमारे सामाजिक सुधार की मांग की, एंड मोमेंटम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म, और फिर फाइनली कुछ रिफॉर्म्स भी हुए। इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, शुरुआत में ट्रेड करने आई, हमारी प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख के, एंड फिर कंपनी को यहाँ रूल करने का अपॉर्चुनिटी मिला, मौका मिला, एंड कट सर्टेन गुड्स एंड बैड रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फील्ड। एंड कंपनी एडॉप्ट करती है कौन सी पॉलिसी? कि इंग्लैंड को हमें अमीर बनाना है, किसके कॉस्ट पे? इंडिया को एक्सप्लॉइट करके। और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, और खुद के इंटरेस्ट के लिए वो काम करेंगे, इनडायरेक्टली प्रूव करेंगे कि हम भारत का अच्छा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। और इस तरह से हमारा चैप्टर जो 1 है उसकी कंप्लीट होती है।